आपको सारे फॉर्मूले याद दिलवा देता हूं मैं, उसके बाद फिर प्रश्नों के साथ हम आगे बढ़ेंगे, है ना। हाँ भाई, बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं, सीमा जी हैं और भी कई लोग हैं जिनके नाम में नहीं ले पाया। चल, देखो हमने तीन बातें करी थी, तीन फॉर्मूले समझे थे। सबसे पहले तो हमने ये सीखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। मतलब समझने के बाद हमने तीन फॉर्मूले देखे थे। सबसे पहला हमने देखा था कि लास्ट टर्म कैसे निकालें, तो ए जितने टर्म है उसमें से एक कम करके कॉमन डिफरेंस का मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालें, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। और योग कैसे निकालें, तो योग का फॉर्मूला था नंबर ऑफ टर्म्स का आधा और फर्स्ट प्लस लास्ट, और लास्ट की जगह अगर ये रखें तो एक फॉर्मूला और बन जाता है। तो तीन फॉर्मूले हमने सीखे थे। अब मैं आपको सीधे प्रश्नों की तरफ लेकर चलूंगा। प्रश्न पढ़िए, ठीक है। इन प्रश्नों को आप पढ़ सकते हैं यहां पर। ओके, सवाल को ध्यान से पढ़ें, शायद ये वाला मैंने आपको होमवर्क में भी दे दिया था, है ना। सवाल है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग क्या होगा अगर पहला पद 7 और आखिरी ये है। भाई आपको फॉर्मूला पता है, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। कितने पद हैं? 9। पहला पद कितना है? 7। आखिरी पद कितना है? 55। 9/2, 9/2, 55 में आपने 7 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 62। और इसको आपने आधा कर दिया 31, तो 9 तिया 27, 9 एकम 9, 279 आपका आंसर है। सिंपल फॉर्मूले में आपको यहां पे वैल्यूज रखनी थी। 3-4 दिनों का आपका नंबर सिस्टम और बचा है, उसके बाद फिर नया टॉपिक स्टार्ट होगा। और अगर आप चाहोगे कि प्रीवियस ईयर्स के कुछ अच्छे सवाल कराएं तो फिर 2-3 दिन क्लास और बढ़ेगी। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, आप इस बात को समझें। नंबर सिस्टम बोलने में एक चैप्टर लगता है, लेकिन आप देखिए तो कि कितनी चीजें इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये आदत छोड़ दो चैप्टर कब खत्म होगा। आपको ये समझना है कि भैया सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। अगर सब कुछ पढ़ना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो हर चैप्टर 2 दिन में खत्म किया जा सकता है। आप बोलो तो आज खत्म करें, कल से नया 2 दिन पढ़ा के फिर नया कर दें, लेकिन इससे सिलेक्शन नहीं होगा ना। पढ़ना तो पड़ेगा, सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सिलेबस बड़ा होता है कंपटीशन एग्जाम्स का, मैथ्स का, हर चीज पढ़नी पड़ेगी। एग्जाम में कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा, है ना। ये जो आपकी आदत है ना कि चैप्टर खत्म होते जाएं, फटाफट फटाफट चैप्टर खत्म होते जाएं, चैप्टर खत्म होने से कुछ नहीं होगा। आपका टारगेट होना चाहिए कि सब कुछ पढ़ने को मिलना चाहिए। तो थोड़े से बड़े हो जाइए, बच्चों जैसे काम, बच्चों जैसे प्रश्न, बच्चों जैसी बातें करना बंद करिए। सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, और तुम नहीं पढ़ोगे इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे पढ़ाई नहीं करेंगे, वो तो सिलेक्शन ले ही जाएंगे। फिर तुम पेपर से आने के बाद बोलना कि सर सब चीजें पढ़ के जाना पड़ेगी। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा, ठीक है। लोगों को इतना डिटेल में पढ़ने को नहीं मिलता है, वो बेचारे तरसते हैं, है ना। कई जगह देखेंगे इतना डिटेल में बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं, और आपको मिल रहा है तो कद्र नहीं है, उसकी भी आलोचना करते रहते हो। ठीक है, पढ़िए अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें आपको कुछ नया मिलेगा। आपसे कहा एक समांतर श्रेणी का दूसरा और छठवां पद। आपको याद है मैंने आपको नाम रखना सिखाया था कि अगर दूसरा पद होगा, जितना भी होगा, तो आप हमेशा क्या करेंगे? आप हमेशा एक कम करेंगे, है ना। तो अगर दूसरा पद है तो 2 में से 1 गया तो आप कहेंगे डी। अगर छठवां पद है तो छठवें पद को क्या लिखेंगे? 5D। हमेशा एक कम करेंगे आप। दूसरा पद है तो 2 में से 1 गया 1, छठवां पद है तो 6 में से 1 गया 5, 15वां पद है तो 15 में से 1 गया 14। समझ में आ रही है बात? चलो, तो मुझे यह बताइए कि आपसे कहा है छठवां पद, पहले छठवां पद लिखते हैं। तो छठवां पद हो गया a+5d विच इज 20, और दूसरा पद यानी a+d विच इज 8, है ना भाई।
अब मुझे ये बताओ कि इसको सॉल्व कर ले, कुछ भी निकाल ले। तो ऐसा करते हैं कि इसको माइनस कर लेते हैं, ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये गया 5 में से डी गया तो ये बचा आपका 4d, 20 में से 8 गया तो बचा 12। तो कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है? सो द कॉमन डिफरेंस इज 3। सिंपल इस तरीके से इक्वेशंस बना के हम सॉल्व करते हैं। ये छठवां पद है, 6th टर्म है, तो इसका नाम होगा a प्लस 5d। ये दूसरा पद है a प्लस डी, लास्ट क्लास में आपको मैंने ये सिखाया था, है ना। तो आपको d की वैल्यू 3 मिल गई। अब a की वैल्यू निकालिए। तो d का मान किसी भी एक में रख दीजिए, इसमें रख देते हैं। 5 का 3 गुना हो जाएगा 15, 15 इसमें से गया, 15 माइनस हुआ तो बचा कितना? 5। तो आपका आंसर क्या आ गया? सॉरी, आपको पता चल गया कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 का है और फर्स्ट टर्म 5 का है। देखो, फर्स्ट टर्म 5 का मतलब क्या है कि पहले 5 है, फिर 3 जुड़ के क्या बनेगा? 8, फिर 8 और 3 जुड़ के क्या बनेगा? 11, 11 में 3 जुड़ के क्या बनेगा? 14, 14 3 17, 17 3 20। ये एसी सीरीज चल रही है, 3 का डिफरेंस है, शुरुआत 5 से हो रहा है। आपसे बोला है 20वां पद बताइए। मुझे बताइए कि 20वां पद यानी a प्लस 19d होगा क्या? a प्लस 19d होगा। तो पहला पद है 5 और 19 का गुणा आप 3 में करेंगे तो 5 और 19 दिया 57। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 62। आंसर आपका आ जाएगा 62। अब बताओ, बात समझे कि नहीं समझे? वेरी गुड, है ना। अभी और सवाल मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल सभी एग्जाम्स के करवाएंगे, निश्चिंत रहिए। सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं चाहूंगा आप लोग दें। तीसरा और 8वां पद दिया है, 14वां पद आपसे पूछा है ना। जिन्होंने पिछली क्लास इसकी बेसिक वाली नहीं देखी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इसका बेसिक मैं पढ़ा चुका हूं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का काफी विस्तृत डिटेल्ड क्या मतलब होता है वो आपको देखना पड़ेगा। इतना दिमाग कैसे लगाएंगे सर? आकृति जी पूछ रही हैं। आकृति जी, दिमाग होता ही है लगाने के लिए, लगाएंगे तो चलेगा, नहीं लगाएंगे तो जंग खाएगा। देखो, 8वां पद क्या है? 8वें पद की कोडिंग होगी 8 में से 1 गया 7। तीसरे पद की कोडिंग होगी 3 में से 1 गया 2। तो तीसरा पद है -13 और 8वां पद है 2। क्लियर है बात, है ना। अब मुझे बताओ, वापस वही करेंगे और आपसे पूछा है 14वां पद, 14 का मतलब हो जाएगा 13d, ये आपसे पूछा है। तो a और d का मान निकाल लो और 14वें पद का मान बता दो। अब तो करके बता दोगे। कल क्लास नहीं हुई थी। वेरी गुड। देखो, माइनस से डरना मत, है ना। ये प्लस है, माइनस साइन सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, है ना। तो ये कैंसिल हो गया, 7 में से 2 गया तो ये आपका 5d आ गया। 13 और 2 15 हो गया। d की वैल्यू आ गई 3। कॉमन डिफरेंस 3 है। अब समझना, अगर यहां पे 3 रखोगे d की वैल्यू, तो 7 का 3 गुना 21, 21 इधर जाएगा, माइनस का 21 में से 2 गया तो आपका फर्स्ट टर्म जो है वो -19 है। यानी इस बार सीरीज कहां से चालू हो रही है? -19 से स्टार्ट हो रही है, -19, राइट। तो बस यहां रख दो। a की वैल्यू कितनी है? आपसे बोला है 14th टर्म, 14वां पद, तो ये आएगा। तो पहला पद है 19 और
कॉमन डिफरेंस कितने का है? 3 का है। तो 19 में से 13 का 3 गुना यानी 39 गया, 39 में से 19 गया, तो आपका जो 14वां पद होगा, 14th टर्म होगा, इट विल बी 20, वो होगा 20। अब समझ गए अच्छे से? हाँ, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल, पढ़ें इसको। ठीक है, हो गया। आइए, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योग क्या होगा? पहला पद 19, अंतिम पद इतना है। आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, है ना भाई? कितने पद हैं? 12। और पहला पद है आपका माइनस का 19 और अंतिम पद है आपका प्लस का 36। 12 का आधा करेंगे 6, 36 में से आपका 19 गया तो ये हो गया 20, 16, 17, 17 पंजे 85, 17 छंग 102, 102 आपका आंसर है। डायरेक्ट फॉर्मूला रखना था और कुछ नहीं था। अगला सवाल देखेंगे। समांतर श्रेणी का तीसरा 9वां पद यह है, 16वां पद क्या होगा? देखो, 9वें में से तीसरा घटाएंगे, 9वें का मतलब होता है 8D और तीसरे का मतलब होता है 2D। 9वां पद है 10 और तीसरा पद है 8। इसको करेंगे सॉल्व, है ना भाई? तो मुझे बताओ, ये प्लस ए माइनस और माइनस ए प्लस, ये गया 8 में से 2 गया तो ये आ गया 6D। 10 और 8 कितना हो गया? 18। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? डी की वैल्यू 3 आ गई। ओके, अगर ये 3 है तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 में से 10 गया तो आपके पास बचेगा 14, यानी पहला पद कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 16वां पद क्या है? तो 16वां पद यानी a+15d। तो आपके पास पहला पद कितना है? -14, और 15 में कॉमन डिफरेंस लेंगे 3, तो -14 और 15 तिया 45, 5 में से 4 गया, 4 में से 1 गया, 31 आपका आंसर आ जाएगा। और अब ये बनना ही चाहिए, इतने सवाल कर चुके हो आप, ठीक है ना? ओके, सिंपल। अगला सवाल, चौथा 7वां पद, इसको अब आप कर लेना है ना, मैं आपको इसको अब दे रहा हूं, ये आप आराम से कर लीजिएगा। इसको आप सॉल्व करना, हम कर चुके हैं ऑलरेडी ये सवाल। इसके बाद फिर एक और इसी प्रकार का सवाल है, इसको भी आप लोग सॉल्व करना, आराम से आपसे बन जाएगा, सेम पैटर्न है। अगला देखेंगे, ये वाला भी ये अलग है, इसको देख लेते हैं अपन। पढ़े इस वाले सवाल को आप। हम्म, बिल्कुल राहुल, बिल्कुल करना चाहिए ऐसा।
215वां वाले सवाल में 6 कहां से आया? सीमा जी का ये सवाल है। अच्छा, मैंने यहां पे गलती से 6 लिख दिया। सीमा जी आप सही हैं, यहां 2 आना चाहिए था, 2 का आधा 6, भावनाओं में बहकर हमने 6 लिख दिया था। चलिए, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योग क्या होगा? तीसरा पद 1 है, 8वां पद 19 है। देखो बढ़िया सवाल है। 8वां पद का मतलब क्या होगा? 8वें पद का मतलब होगा 7D जो 19 है। तीसरे पद का मतलब क्या होगा? 2D जो कितना है? 1 है। क्लियर बात? यहां पे प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ये गया। 7 में से 2 गया तो ये 5D आ गया। 19 में 1 जुड़ गया, 20 आ गया। D की वैल्यू 4 आ गई तो A की वैल्यू कितनी? 7 इंटू 4 28, माइनस 28 में से 19 गया तो माइनस का 9 आ गया। आपको A और D दोनों के मान पता चल गए, बोलो हां या ना? ठीक है, हाँ, दोनों की वैल्यू पता चल गई। अब आपसे कहा है 11 पदों का योग बताना है। अब 11 पदों का योग बताना है तो n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, है ना भाई? तो आपको ये तो पता है कि 11 पद हैं तो 11/2 आ गया। फर्स्ट प्लस लास्ट क्या है? पहला पद भी पता है कि पहला पद ये है। अब आपको लास्ट टर्म पता करना है, यानी 11th जो टर्म है, 11वां जो पद है वो पता लगाना है। तो वो आएगा a प्लस 10D। भाई 11वां पद, लास्ट टर्म क्या है? 11वां। तो 11वां पद अपने को पता लगाना है, तो वो पता लगा लेते हैं, है ना भाई? तो मुझे बताओ, पहला पद है 9, 10वां पद मतलब 10 गुणा कॉमन डिफरेंस कितने का है? 4 का। तो ये आ गया 9, ये आ गया 40, 40 में से 9 गया 31। सो द लास्ट टर्म इज 31। तो ये आ गया आपका 11/2 इंटू 31 में से 9 गया, ये आ गया 22। आंसर आएगा आपका 121, क्योंकि ये 11 बार कटा, 11 11 121, 121 इज योर आंसर। क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखिए, ये सवाल अलग है, लेकिन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही सॉल्व होगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं, इस सवाल को आप ध्यान से पहले एक बार अच्छे से पढ़ें। हो गया? पढ़ा आपने? चलो, अब मेरी बात यहां पे समझना। आपसे कहा है 100 से 200 के बीच वे सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है जो 3 का गुणज हो। एक होता है कि 100 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 3 का गुणनफल होगी। एक ये होता है कि जो जितनी भी संख्याएं जो 3 का गुणनफल है उनका योग बताना है। 100 से आपकी संख्याएं बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 200 से आपकी संख्याएं छोटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जिस संख्या में भाग जाएगा वो 102 आएगा, फिर 105 आएगा, और सबसे आखिरी संख्या आपकी 198 होगी क्या? ठीक है भाई, 100 से बड़ी पहली ऐसी संख्या जिसमें 3 का भाग जाए वो 102 होगी। 200 के पास सबसे आखिरी संख्या जिसमें 3 का भाग जाए वो 198 होगी। यानी ये सवाल ऐसा है कि 102 प्लस 105 प्लस 108, ऐसा करते करते 198 तक की संख्याओं का योग आपको बताना है। सवाल आपको समझ में आया है ना?
अब हमारे पास फॉर्मूला है इसका, हमारे पास फॉर्मूला है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, है ना। हमें पता है कि पहली संख्या 102 है, हमें पता है आखिरी संख्या 198 है। अगर कुछ नहीं पता है तो वो है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, कि यहां पे कितने पद होंगे। और पदों की संख्या निकालने के लिए ही फॉर्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट संख्या है, ये किसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टर्म्स का। 198 माइनस 102 कॉमन डिफरेंस 3 का प्लस 1। 98 में से 2 गया 96, 3 का भाग दिया 1, ये आ गया 32 और 1 कितना आ गया 33। तो कितने पद हैं यहां पे, ऐसे करते करते 33 पद होंगे। ये आ गया 33/2, तो ये आ गया 33/2 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको अगर आप यहां पे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 300, 300 यानी 150, 150 यानी 15 तिया 45, 45 और 4 हो गया 49, 4950 आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन बी। क्लियर, 4950। अब समझ में आया आपको, ये एक प्रकार का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। 100 से बड़ी, 200 से छोटी संख्याएं, 102 से 198 तक आपको जाना है। अल्टीमेटली सवाल कुछ इस प्रकार का था, है ना। तो योग तो आप बता दोगे, योग तो आप बता दोगे, लेकिन उसके लिए चाहिए नंबर्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाया, उसको यहां रखा और फिर आपको आंसर मिला। ठीक है बात। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल। अब मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप लोग ही स्वयं बताइए, मुझे लगता है कि मेरी जरूरत यहां पे आपको नहीं पड़ेगी। आ गया। हाँ, चलो फिर आपको क्या करना है, 50 से कम यानी संख्याएं कहां से चालू होगी, 3 से, 3 के बाद आएगा 6, है ना। और ये लास्ट संख्या जिसमें भाग जाएगा वो कितनी आएगी, 48 आएगी। अब आपको यहां तो वैसे भी पता चल रहा है कि 3 का पहाड़ा, भाई कितनी संख्याएं होंगी, ये है 3 एकम 3, और 3 का पहाड़ा आप कितनी बार ले रहे हो, 16 बार, यानी कितने पद होंगे, 16। तो n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, है ना। ये आ गया 16 का आधा हो गया 8, 48 में 3 जोड़ दिया 51, 8 पंजे 40, 8 एकम 8, आंसर आएगा आपका 408, 408, ऑप्शन बी। ये हो गया, आया समझ में। ठीक है, ओके। चलिए और आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। हाँ,
हाँ, पढ़ो भाई। 3 की डिविजिबिलिटी लगा सकते थे, लगा सकते थे। 8, 0, 3, 6, 4, 2 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 11 का गुणक हो, यानी 11 का भाग चला जाए। अब इसको करने का एक तरीका तो वो है कि 11 का भाग देके शेषफल पता लगाएं, फिर अंतर लें, या दूसरा तरीका डिविजिबिलिटी लगा लेते हैं, विभाज्यता का नियम लगा लेते हैं। हमने पढ़ा क्यों है विभाज्यता, इसीलिए तो पढ़ा है। 3642, इसमें 11 का भाग जाना चाहिए, तो क्या इसमें जोड़ा जाए कि 11 का भाग चला जाए? तो 6 और 2 8 का ये हो गया आपका 8, 4 3 7 और 8 कितना हो गया 11, है ना भाई। देखो इसमें क्या जोड़ेंगे, मतलब इस संख्या में जुड़ेगा, तो 8 में क्या जोड़ें, इसी संख्या में जोड़ेगा ना, आखिरी संख्या में जोड़ेगा तो फर्क तो इस पर पड़ेगा, है ना। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इस ग्रुप में जुड़ेगा। इसमें क्या जोड़ें कि 4 3 7 और 8, सॉरी 4 3 7 और 8 कितना हो गया ये 15, ताकि ये क्या हो जाए, शून्य हो जाए, हाँ या ना, ये क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो आप सोचिए कि इसको अगर मुझे शून्य करना है तो 8 में क्या जोड़ना पड़ेगा, मुझे 7 जोड़ना पड़ेगा, है ना। 8 में अगर मैं 7 जोड़ देता हूं तो मुझे ये मिल जाएगा, यानी आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 7, सी। ठीक है, अगर 7 जुड़ जाएगा तो 15 में से 15 चला जाएगा, 7 हमें जोड़ना चाहिए, ये आपका आंसर है। ठीक है बात, अगला पढ़ें इसको। अच्छा राहुल, ठीक है। क्वेश्चन बन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। मैथ्स बनता है तो अच्छा ही लगता है। हाँ जी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6709 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से विभाजित हो जाए। अब 9 की विभाज्यता का नियम लगा दो, क्या जोड़ें कि 9 का भाग चला जाए, ये आपसे पूछा है ना। तो आपके पास है 6709 और 9 की विभाज्यता लगाना है। तो 9 तो गया, 6 और 7 हो गया 13, 3 और 1 हो गया 4, 4 में क्या जोड़ें कि 9 आ जाए 5, 4 में क्या जोड़ें कि 9 आ जाए 5। अगला सवाल, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 63520 में से घटाया जाए तो वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 63520 में से क्या घटाएं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, एक पूर्ण संख्या बन जाए। अब बोलो, मैं आपको इसका एक आसान तरीका बताता हूं, थोड़ा सा मतलब अगर आपका स्क्वायर्स इन पे पकड़ है तो इसका आंसर लॉजिकली आप काफी जल्दी दे पाएंगे बाकी सबके कंपैरिजन में, है ना। देखो आपको क्या सोचना है, इसके आसपास सोचो कौन से नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 250, 250 का स्क्वायर कितना होता है 62500, हाँ या ना भाई। ये जो संख्या है वो 250 के आसपास तो दिख रही है, इतना लॉजिक तो लगा ही सकते हो, है ना। अब आप अगला ये सोचो कि मान लो अगर 255 होता, हम ये पता लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है, तो आखिरी में मान लीजिए 255 है, 255 होगा तो 5 का वर्ग 25, और इसमें अगर आपने 5 जोड़ दिया, सॉरी इसमें अगर आपने 1 जोड़ दिया तो 25 और 26 यानी 650। तो ये जो संख्या है 63500, ये 250 से तो बड़ी है लेकिन 255 से छोटी है ना। ये 250 के स्क्वायर से बड़ा नंबर है बट 255 के स्क्वायर से छोटा नंबर है।
तो ये भी हमें कंफर्म हो गया, तो इसको अब हम साइड कर सकते हैं। 255 का स्क्वायर क्या है? 64025। अब मुझे एक बात बताइए, अगर 251 का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर निकालना आपको याद है, फटाफट इनका स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। 251 का स्क्वायर निकाल के देखेंगे, 252 का स्क्वायर निकाल के देखेंगे, और बस आपका आंसर आ जाएगा, है ना। कोई बहुत विशेष काम नहीं है। जैसे अगर मैं चलो 252 का स्क्वायर निकालता हूं, क्योंकि इससे ये थोड़ा सा इसके 251 के पास होने की उम्मीद कम है, 52-53 में हो सकती है। तो 2 का वर्ग होता है 4, इसमें 2 जोड़ेंगे तो आएगा 254, और इसको कर देंगे हम 5/2, है ना। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 इंटू 7, और 7 इंटू 5 35, और 60 और 3 63। देखो, वर्ग निकालना आपके पास एक कैलकुलेशन का फोल्डर है जिसमें स्क्वायर, क्यूब्स, ये सबकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको एक्सप्लेन की हुई है ना। तो आप एक बात देखें कि ये 252 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इस नंबर के सबसे करीब 63,504 है। तो 520 में से क्या घटाएं कि 504 आ जाए? तो आप कहोगे सर 16 घटा दो, है ना। 63,520 में से अगर मैं 16 घटा दूंगा तो ये आ जाएगा, यानी आपका आंसर कितना है? 16 है, 16 है। 16 आपका आंसर होगा। आया समझ में? ठीक है भाई, पहले आपने ये पता लगाया कि ये किस नंबर के आसपास हो सकता है ना। फिर उसके आसपास बस एक दो नंबर्स के स्क्वायर निकाल लो, जल्दी आ जाएगा, कोई विशेष टाइम नहीं लगना है। अभी और आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। अगला सवाल देखिए, तीन संख्याओं की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तीन संख्याओं की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करिए। और यहां पे अब हम इस सवाल को किससे करेंगे? अब क्योंकि आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीख चुके हैं, तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से करेंगे। तीन अंकों की सभी संख्या, 3 डिजिट्स के ऑल नंबर। तो 3 डिजिट कहां से चालू होता है? 100 से, फिर 101, और ऐसे करते करते लास्ट नंबर क्या होगा? 999। तो 100 से लेकर 999 तक जितने भी नंबर्स आते हैं, सबका योग बताइए। ठीक है, मुझे बताइए, योग का फॉर्मूला होता है n/2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर है 100, लास्ट नंबर है 999। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि 100 से लेकर 999 तक कितनी संख्याएं होंगी? 100 से 999 तक कितनी संख्याएं होंगी? इसका जवाब आप दीजिए। 100 से 999 तक। अब देखो, 1 से लेकर 999 तक कितनी संख्याएं हुई? 999। और 1 से लेकर शुरुआत के 99 नंबर हटा दो, तो 100 से लेकर 999 तक कितनी संख्याएं होंगी? 900। तो आपको पता चल गया कि कितने नंबर्स हैं मेरे भाई? 900, है ना भाई। 999 तक 999 नंबर होंगे, लेकिन शुरू के 99 नंबर्स हटा दो, 99 हटा दोगे तो 900 बचेंगे, है ना। शुरुआत के 99 नंबर्स हटाने हैं तो बचेंगे 900 नंबर। ये आ जाएगा आपका 450, और ये आ जाएगा 1099। इसको करो मल्टीप्लाई और आंसर बताओ। ये दो इतने छोटे आंसर हो नहीं सकते, है ना। और इनको सॉल्व करने पे इतना बड़ा आंसर आएगा क्या? ये दो तो बहुत छोटे हैं, ये तो हो ही नहीं सकते, है ना। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये 1000 भी हो और ये 450 भी हो, तो आंसर आपका 45 लाख से ऊपर जाएगा। तो ये आंसर भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, चारों ही आंसर बहुत दूर दूर है। तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आंसर लाख में आएगा, यही वाला हो सकता है। ठीक है, 494550 इज योर आंसर। नेक्स्ट,
यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा, बिल्कुल। यूनिट डिजिट 0 भी है, उससे भी हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई, दो अंकों की एक संख्या और अंकों का योग 10 है। इनके अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। कोई दो अंकों की संख्या है, दोनों अंकों का योग कितना है? 10 है। इन अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है ना? तो आपसे बोला है वह संख्या क्या हो सकती है। यह सवाल अपनी जगह है, लेकिन मैं आपको दो कंसेप्ट बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर कोई दो अंकों की संख्या है और उसको अगर आप पलट दें तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा 9 से विभाजित होता है। और अगर कोई दो अंकों की संख्या है और उसको पलट के जोड़ दें तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 11 से विभाजित होता है। लेकिन जब आप एक्स वाई को 9 से डिवाइड करते हो, एक्स वाई को 9 से डिवाइड करते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलता है, एक्स वाई को 9 से डिवाइड करते हो तो जो रिजल्ट मिलता है वो हमेशा इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस होता है। ठीक इसी प्रकार नंबर है, इसको आपने उल्टा कर दिया, जो रिजल्ट आया उसको आपने 11 से डिवाइड करा तो जो रिजल्ट आएगा वो दोनों नंबर्स का सम आएगा। मैं अभी आपको उदाहरण से समझाऊंगा, घबराना मत, है ना? मैंने क्या कहा, बात समझना। कोई दो अंकों की संख्या है, उन दोनों को पलटा, जो रिजल्ट आया वो 9 से विभाजित होगा, और जब भी वो 9 से विभाजित होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा दोनों डिजिट्स का डिफरेंस होगा, दोनों अंकों का अंतर होगा, है ना? इसी प्रकार उल्टा करके जोड़ोगे तो हमेशा 11 का भाग जाएगा और जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज दोनों अंकों का योग होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा 72 को उल्टा कर दो 27, है ना? 12 में से 7 गया, 6 में से 2 गया, 45। 45 को 9 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, और 7 में से 2 जाएगा तो भी 5 आएगा। इधर आ जाओ, 72, 72 का उल्टा 27, 7 और 2 9, 7 और 2 9, हमेशा 11 का भाग जाएगा और क्या आएगा? 9, और 7 और 2 भी कितना होता है? 9। 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2, 7 और 2 9। समझ में आया? टेक एनी नंबर, कोई भी नंबर आप लीजिए, ये दो नियम हमेशा वहां पे लगेंगे, ऑलवेज, हमेशा। ठीक है? कोई भी 2 डिजिट नंबर पलटोगे हमेशा 9 से डिवाइड होगा अगर माइनस करोगे, और डिवाइड होने पर जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों का डिफरेंस होता है। प्लस करके करोगे हमेशा 11 से डिवाइड होगा और जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इन दोनों का सम होगा। शायद आप भावनाएं समझ गए होंगे, हाँ या ना? ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से समझें। कोई दो अंक हैं जिनका योग 10 है। भाई कोई नंबर्स हैं जिनका योग कितना है? 10 है। इन अंकों को पलटने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है, यानी इस नंबर के दोनों डिजिट को पलटोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 18। अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है। तो आपको पता है कि इसमें हमेशा 9 का भाग जाएगा, रिजल्ट आएगा 2, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। अब ऐसी संख्या, या तो इसको इक्वेशन सॉल्व कर लो कि भैया बी से बी गया, 2a बराबर 12, a बराबर 6, या आप ऐसे भी कोई संख्या सोच लीजिए ऑप्शंस को देख के जिनका योग 10 और जिनमें अंतर कितने का हो? 2 का हो। समझ में आ रही है बात? तो मुझे बताइए कि a और b का योग 10 और घटाने पे 2 आना चाहिए, तो वो नंबर्स हो सकते हैं 64, 6 और 4 10 होता है, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, मतलब आपका जो नंबर है वो कितना आएगा? 64 आएगा। अच्छा, रियल नंबर बड़ा लेंगे, आप बोलोगे सर 46 भी तो हो सकता है। 46 में से अगर 64 घटाओगे तो आंसर पहले से 18 ज्यादा आएगा, आंसर पहले से 18 कम आना चाहिए, यानी फर्स्ट नंबर बड़ा होगा, 64 बड़ा होगा, पलटने पे आएगा तभी 18 पॉजिटिव आएगा, नहीं तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव हो जाएगा।
तो रियल नंबर आपका बड़ा आना चाहिए। आंसर नो डाउट 46 64 हो सकता है, बट एक्चुअल आंसर आपका 64 होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर? ऑप्शन से भी कर सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है ना, ऑप्शन से भी हो जाएगा, बट कंसेप्ट को भी समझना जरूरी है। चलें आगे, अगला 1500 से कम वह अधिकतम संख्या क्या है जो 16 और 18 दोनों से विभाजित हो, जिसमें 16 का भी भाग जाए और 18 का भी जाए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जिनको डाउट हो रहा है कि सर 64 भी तो हो सकता है, आपने प्रश्न को ढंग से पढ़ा ही नहीं। अंकों को बदलने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम होनी चाहिए। अगर आप 46 लेंगे, पलटेंगे 64, तो जो रियल संख्या है और पलटने पे जो संख्या बनेगी वो 18 ज्यादा हो रही है। 46 को 64 बनाओगे तो ये 18 ज्यादा हो रही है, वो बोल रहे हैं 18 कम पड़ना चाहिए। तो अगर 64 को 46 बनाओगे तो ये 18 कम होगी, इसलिए आंसर आपका 46 आएगा। प्रश्न की भाषा को सीरियस लेना सीख लो, अभी भी समझ ही नहीं रहे हो आप बात को। हाँ, 1500 से कम वह अधिकतम संख्या क्या है जो 16 और 18 दोनों से विभाजित हो जाए। उसमें 16 का भी भाग चला जाए, 18 का भी भाग चला जाए, टेक एलसीएम, और एलसीएम आएगा 144, यानी 144 के पहाड़े में आने वाली संख्या मुझे चाहिए। तो वैसे तो मुझे दिख ही रहा है कि 144 के पहाड़े में 144 जीरो ये आएगा, फिर भी मेथड से करना है तो आप 1500 लीजिए, 144 का पहाड़ा लीजिए, बचेगा आपके पास 6 जीरो। तो 1500 में से अगर मैं 60 घटा दूं तो 1440 वो संख्या होगी जिसमें 16 और 18 दोनों का भाग चला जाएगा। सिंपल, आप लॉजिक भी लगा सकते थे, मेथड भी लगा सकते हो। क्लियर? अगला सवाल, दो अंकों की एक संख्या के इकाई स्थान दहाई स्थान के अंकों को बदल दें तो नई संख्या प्रारंभिक संख्या से 63 अधिक है। मान लें कि आरंभिक संख्या के इकाई स्थान का अंक x है, तो x का संभावित मान क्या हो सकता है, क्या क्या उसके स्थान पर आ सकता है। ठीक है, हाँ हर्षिता जी, बिल्कुल अच्छी बात है। देखो मेरे भाई और मेरी बहनों, कोई नंबर है ए बी, इसको पलटाओगे तो बनेगा बी ए, है ना। तो 63 का डिफरेंस आना चाहिए, 63 का डिफरेंस आना चाहिए। तो आपको पता है कि ये 9 से डिवाइड होगा, 9 से होगा 7 बार, यानी जो भी नंबर हमें लेना है उनमें 7 का डिफरेंस होना चाहिए और 63 अधिक होना चाहिए। यानी पहले जो संख्या होगी वो छोटी रही होगी और जब आप उसको पलटाओगे तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी, तभी तो वो 63 अधिक होना चाहिए। यानी पहले वो नंबर छोटा था, बाद में वो नंबर बड़ा हो जाएगा, तभी तो वो बड़ा आएगा, तभी तो डिफरेंस ज्यादा आएगा, तभी तो वो संख्या अधिक होगी, है ना। तो सोचिए 7 का डिफरेंस कब कब संभव है। भाई मेरे दिमाग में आया कि एक संख्या 0 हो, एक संख्या 7 हो, 07 को पलट दो तो क्या आएगा 70। भाई पहले हमारी संख्या 7 थी, बाद में 70 हो गई, तो बाद वाली संख्या पहले वाली संख्या से 63 अधिक है क्या? बिल्कुल है, सही बात है। और सोचो और क्या हो सकता है। तो आपने कहा कि सर 1 और 8 ले लेते हैं, 18, 7 का डिफरेंस आना चाहिए। तो पहले मैंने 0 + 7, फिर 1 + 7 लिया, इसको उल्टा करेंगे 81, चेक मत करो 63 का डिफरेंस आएगा ही आएगा। अगला नंबर मैं ले सकता हूं 2, 2 में 7 जोड़ा 9, तो 29, 29 को पलट देंगे तो 92 आ जाएगा। अगला मैं नंबर 3 ले सकता हूं, लेकिन 3 के साथ अगर 9 का डिफरेंस लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा,
यानी ये 3 संख्याएं पॉसिबल है, क्योंकि रियल नंबर छोटा होना चाहिए, रियल नंबर छोटा होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि इकाई का अंक क्या क्या आ सकता है, यूनिट डिजिट क्या क्या आ सकता है, तो वो 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो जो पॉसिबल वैल्यूज हैं 2007, 8 एंड 9, वो 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। आपका आंसर आएगा ए वाला ऑप्शन। विशाल मेरे भाई, अभी 2 मिनट पहले ही ये 9 और 11 का खेल समझाया था, ठीक है। बिल्कुल ठीक। अब आप बोलोगे कि सर 9 और 11 का ही भाग क्यों देते हैं, तो मैं वो भी समझा सकता हूं, है ना, कि 9 का ही भाग क्यों देते हैं। सुनो कहानी फिर से, अब जरा बताऊं 9 का भाग क्यों देते हैं। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए कोई 2 डिजिट नंबर है ए और बी, तो इकाई के अंक को 1 से गुणा करते हैं, आपको पता है, और दहाई के अंक को 10 से, तो यह आएगा 10A प्लस 1B, हाँ या ना। अगर ये संख्या उल्टी हो जाए तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी 10B प्लस 1A, ऐसी हो जाएगा। तो आपका फिलहाल जो नंबर है वो है 10A प्लस बी, बाद में जो नंबर बनेगा वो बनेगा 10B प्लस ए। अब अगर इसको आप घटा दोगे तो 10 में से A गया तो बचा 9A, 10 में से B गया तो बचा 9B, 9 निकलेगा कॉमन तो बचेगा A माइनस बी। तो जब किसी संख्या को उल्टा करके घटाओगे तो हमेशा 9 कॉमन निकलेगा, यानी हमेशा वो 9 के मल्टीपल में ही आंसर आएगा। भाई A माइनस बी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो सकता है, लेकिन उसका गुणा तो हमेशा 9 से ही होगा ना, गुणा तो हमेशा 9 से ही होगा, है ना। तो इसलिए जो भी आंसर आएगा वो 9 से डिवाइड होगा ही होगा, और इसीलिए वो डिफरेंस होता है, इसीलिए वो दोनों अंकों का अंतर होता है। आप सेम काम अगर इन संख्याओं को जोड़ के कर सकते थे तो भी बात बन जाती, दोनों को जोड़ दो। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 10A प्लस बी में अगर 10B प्लस ए को जोड़ दिया जाए, अगर संख्याओं को पलट के जोड़ दिया जाए तो 10 में 1 जुड़ेगा तो 11A, 10 में 2 जुड़ेगा 11B, 11 निकलेगा कॉमन। इसलिए संख्याओं को जोड़ने पे हमेशा किसका भाग देते हैं, हमेशा 11 का भाग उसमें जाता है, क्योंकि 11 निकलता है कॉमन। 18 और 81 कैसे आए आकृति जी, हमें सोचना है ऐसे नंबर्स जिनके बीच में 7 का डिफरेंस आए, है ना। भाई आपने यहां क्या सोचा, आपको सोचना है ऐसे नंबर जिनमें 7 का डिफरेंस हो। तो मैंने 0 में 7 जोड़ दिया तो 7, फिर 1 में 7 जोड़ दिया तो 8, फिर 2 में 7 जोड़ दिया तो 9। अब इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 में 7 जोड़ूंगा तो 10 आ जाएगा। तो ऐसा तो नंबर नहीं हो सकता ना 310, 2 अंकों की संख्या तो होगी नहीं। तो हमने सब में 7-7 जोड़ा, फिर उसको पलटा तो अंतर 63 का आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी। चल आज के लिए इतना काफी है, ये कॉन्सेप्ट भी आप लेते हुए जाना आज की क्लास में। कल हम आगे बढ़ेंगे और कल बहुत सारे सवालों को करेंगे। इसको हटा देते हैं अपन, है ना, ठीक है। उम्मीद है अच्छे से सारी बातें समझ में आई होंगी। कल आगे बढ़ते हैं, कल सैटरडे आपकी क्लास लगेगी, कल हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि कल की छुट्टी हो गई थी, उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय। आज रात को 8 बजे विनर्स की हिंदी की किताब लॉन्च हो रही है, उसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं विनर्स के मेन चैनल पर। और संडे को एक विशाल मेगा मॉक टेस्ट हो रहा है एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें फर्स्ट प्राइज 5,001 रुपए है। तो आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। आप या आपके आसपास कोई हो जो इंदौर में या इंदौर आकर, ऑफलाइन टेस्ट रहेगा तो उन्हें भी आप बता दीजिएगा, वो सभी लोग पधार सकते हैं। फिलहाल मैं विदा लेना चाहूंगा, कल मिलते हैं अपने समय पर। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है।